नमस्कार। आज हम आपका चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर फर्स्ट का लास्ट लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स सोल्व करेंगे वन बाय वन। ठीक है, यहाँ इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है कि आपके पास ये स्फीयर है, तो इसमें जब आप कोई चार्ज देंगे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पर जब आप कोई चार्ज देंगे तो वो चार्ज पूरे स्फीयर पर कुछ, जैसे कि आपके पास रबर की बॉल होती है, जब आप उस पर कोई चार्ज देंगे तो वो चार्ज पूरे बॉल पर कुछ इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। या इस तरह से मान लीजिए कि जो भी आप चार्ज देंगे वो वहीं पे रह जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर एक वर्ड हम लोग और लिख सकते हैं, क्या? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, कि हमारे पास कोई स्फीयर है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में भी तीन केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, एक आउटसाइड अ पॉइंट, फिर एक एट द आउटर सरफेस और एक इनसाइड द आउटर सरफेस। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी तीनों केस के लिए निकालेंगे। तो अपने चित परिचित अंदाज में हम लोग शुरू करेंगे एक एक चीज लिखने से। ठीक, कंसीडर आ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग sphere of रेडियस r। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो है r। अब हम केस फर्स्ट लिखते हैं। केस फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। ठीक, तो इसकी भी लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं। ये कोई पॉइंट है P, यहां पर मैं कोई पॉइंट P बना लेता हूं जहां पर मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक, तो लिखते हैं, लेट अस कंसीडर point P outside the given sphere and draw a imaginary Gaussian surface of radius r passing through point P। ठीक, तो यहां पर एक गॉसियन सरफेस हम लोग, बिल्कुल जैसे हमने पिछले डेरिवेशन में भी किया था, एक गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक पॉइंट P है, इसकी रेडियस है स्मॉल r। ठीक, और यहाँ पे हम एक छोटा सा एरिया काट लेते हैं जिसका एरिया वेक्टर dA और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही सेम। बिल्कुल इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जिस तरह से आपने लास्ट डेरिवेशन के फर्स्ट पॉइंट के लिए किया था
एज इट इज, एक एक स्टेप इसका बिल्कुल सेम होने वाला है। वी नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स dy is equals to e dA cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही दिशा में है, दोनों के बीच में थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री का एंगल है। ठीक, तो यहाँ पे जब आप 0 लिखेंगे, मैं इसको इंटीग्रेशन कर देता हूँ, डी फाई ई डी ए cos 0, यहाँ पे भी हम इंटीग्रेशन, ये होता है क्लोज सरफेस के लिए, ये ध्यान रखना जो भी हम कर रहे हैं गॉसियन सरफेस के लिए। ये क्या है? गॉसियन सरफेस। ठीक, फाई इज इक्वल्स टू ई बाहर आ जाएगा क्योंकि यूनिफॉर्म है। यहाँ जो डिस्टेंस है गिवन स्फेरिकल की आउटर सरफेस के बीच में और गॉसियन सरफेस के बीच में, वो हर पॉइंट पर इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर पॉइंट पर इक्वल होगा। तो हम लोग ई को बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन किस चीज का कर रहे हैं हम लोग? गॉसियन सरफेस का। तो इसका क्या फॉर्मूला है? क्योंकि स्फीयर है गॉसियन सरफेस, 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास ये आ गया है ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सेम जैसा हमने पहले डेरिवेशन में किया था। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, फाई की वैल्यू क्या होती है? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कोई क्यू चार्ज है तो ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। You consider uniformly charged non-conducting sphere of radius r having charge q। ठीक, दोनों को मैं फ्रॉम 1 and 2 e 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे q बाई एप्सिलॉन नोट, e की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट q अपॉन आर स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं k q बाई आर। ठीक, बिल्कुल जैसा आपने फर्स्ट केस इससे पहले वाले डेरिवेशन के लिए पढ़ा था, एज इट इज हमने कैलकुलेट कर दिया है। जो मैंने वहां पे भी बताया था, बहुत जोर दिया था कि जब आपको निकालना होगा, किस फॉर्म में निकाल रहे थे हम सब, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए जब हम लोग निकाल रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने लैम्डा का यूज किया था अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के फाइनल इक्वेशन में, जो था यूनिट चार्ज पर यूनिट लेंथ। फिर हमने सिग्मा का यूज किया चार्ज पर यूनिट एरिया, और यहाँ पे हम लोग रो का यूज करेंगे। रो क्या होता है? रो को हम लोग बोलते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं हम रो को? अगर आपको उस फॉर्म में लिखना है, अगर आपको नहीं लिखना है तो इतना सफिशिएंट है। रो क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, कि आपका जो एक वॉल्यूम पर, मतलब जो आपका वॉल्यूम है, अगर आप उसको पर मीटर क्यूब, ठीक है, पर मीटर क्यूब वॉल्यूम पर कितना चार्ज है, तो वो है रो। तो आप रो को कैसे निकालेंगे? क्यू इन बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका है? स्फेयर का। तो मेरे पास यहाँ पे क्यू इन की वैल्यू, हमारे पास क्यू है, हमको पता ही है, और वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत? पाई आर क्यूब क्यों लिया? क्योंकि हम लोग गिवन स्फेयर की बात कर रहे हैं। मेरे पास जो गिवन स्फेयर है, चार्ज तो मेरे पास उसी पर ही है ना। मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मुझे इस तरह से लिखना है जहां पर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का जिक्र आए, रो का जिक्र आए। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास अब जो Q की वैल्यू है वो मेरे पास है रो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो जब मैं यहाँ पर यूज करूंगा
किसका? अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ मेरे पास जो चार्ज जो है फॉर्मूला है वो है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन की वैल्यू मेरे पास क्या है? रो 4 पाई 3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और फिर जब मैं इसको इसको अगर मैं 3 का नाम दूं तो फ्रॉम 1 and 3 मैं बोल सकता हूं ई 4 पाई r² इज इक्वल्स टू रो 4/3 पाई आर क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ई की जो वैल्यू आई वो आई रो बाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट बाई r²। ये 3। यहां पर आपको कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। आप चाहे ये डेरिवेशन चाहे ये वाली लिख दीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, या इस फॉर्म में लिख दीजिए, ये आपके लिए इजी है, तो आप अपने जो डेरिवेशन है उसको यहाँ तक कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम बचता हो और आप पहला क्वेश्चन यही अपने एग्जाम में कर रहे हो और आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी लिख देते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो आपका एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा। एग्जामिनेशन आप अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करके क्या फायदा उठा सकते हैं कि अगर आपकी कहीं पे छोटी मोटी चीज मिस्टेक है तो एग्जामिनर आपसे अगर इम्प्रेस है तो उन चीजों को इग्नोर कर देता है। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। यहाँ पे ठीक, अब मैं इसके केस सेकंड पर आऊंगा, जिस तरह से कि हमने पहले वाले डेरिवेशन में भी केस सेकंड निकाला था। बिल्कुल पहले वाली डेरिवेशन की तरह ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक, सिंपल r इज इक्वल्स टू आर। तो यहां पर आपको करना कुछ नहीं है, जो आपका सिंपल फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r², बस यहां पर आपको उसकी जगह पर कैपिटल R को पुट कर देना है। क्यों किया है मैं बता देता हूं एक बार आपको। देखिए कह क्या रहा है ये, कि इस बार जो P पॉइंट है वो कहीं यहाँ पे आ गया एट द आउटर सरफेस ऑफ गिवन स्फीयर। ठीक है, यहाँ पे अगर ये P पॉइंट आ गया है, बताइए मुझे, तो मैं जो गॉसियन सरफेस बनाऊंगा वो बिल्कुल इसके पास बनाऊंगा। तो जो आपने ये वाला पूरा जो आपने किया था एक्सप्रेशन निकालने के लिए, तो यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन ऑफ डीए करोगे तो वो इंटीग्रेशन ऑफ डीए यहाँ पे मैं एक छोटा सा एरिया काटूंगा, क्योंकि मेरा गॉसियन सरफेस तो अब यहाँ आ चुका है। जब मैं यहाँ पे छोटा सा एरिया काटूंगा तो मैं रेडियस भी यही लूंगा। आप उस भले ही आप उसको स्मॉल आर लिख दीजिए, लेकिन अब आप स्मॉल आर को कैपिटल आर तो लिख सकते हैं बस। और यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज तो आप चाहे गॉसियन सरफेस यहाँ पे बनाइए या इसके बाहर गॉसियन सरफेस बनाइए या 1 किलोमीटर दूर गॉसियन सरफेस बना दीजिए, चार्ज तो जो गिवन स्फीयर पर चार्ज है वही रहने वाला है गॉसियन सरफेस के अंदर, तो वो तो कुछ भी बदलना नहीं वाला है। तो आपकी जो सिर्फ आपको यहाँ पर स्मॉल आर की जगह पे सिर्फ कैपिटल आर आपको पुट करना है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर निकल जाएगा। Third and most important point of this derivation, दोनों डेरिवेशन को मिला के अगर कोई समझने वाला पॉइंट है तो वो है केस थर्ड। ठीक है, केस थर्ड क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। ठीक, ये आपके पास स्फीयर है यार, इसकी शेप पे मत जाइएगा क्योंकि पेन टैब से उतनी अच्छी क्लियरिटी मैं नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए मैं सॉरी फील कर रहा हूँ और मैं प्रिपेयर भी कर रहा हूँ कि कुछ नया करने की कोशिश करेंगे अब। तो इसको हम लोगों ने मिला दिया। ठीक, तो इस पर सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। अब ये बोल रहे हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे ये है P,
ठीक है, आपको इस P पॉइंट पर निकालना है अब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इस P पॉइंट से होते हुए एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे जिसकी रेडियस हर बार की तरह हम R रखेंगे और आपका जो गिवन स्फीयर है उसकी रेडियस है कैपिटल R, और यहाँ पर ये Q चार्ज है। ठीक, तो ये जो गॉसियन सरफेस आपने बनाई है इस पर अगर मैं कोई छोटा सा एरिया dA मान लूं तो उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। ठीक, यहाँ पर भी आप लैंग्वेज लिखिए क्योंकि जरूरी है एग्जामिनर को ये बताना कि आपको पता है कि जब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आपने लिया है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो चार्ज उसके हर पॉइंट पर होता है। लिखिए वी नो इन नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, charge is distributed uniformly throughout the volume। ठीक है, for finding electric field inside the sphere at point P, we draw an imaginary Gaussian surface passing through point P। आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर वो चीज लिखवाऊं, हर एक एक पॉइंट लिखवाऊं जो आपको एज इट इज अपनी नोटबुक में नोट करना। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, जब आप कंडक्टिंग स्फीयर ले रहे थे तो सारा चार्ज बाहर आ गया था, अंदर चार्ज 0 हो गया था, लेकिन यहाँ पर तो चार्ज है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि मेरे पास चार्ज तो है पर कितना चार्ज आएगा इस गोले के अंदर, ये मुझे कैसे पता लगेगा। ठीक, कैसे मुझे पता लगेगा ये मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा। आप मुझे एक बात बताइए, चार्ज ऑन गिवन स्फीयर कितना है, क्यू। गिवन स्फीयर का मतलब क्या है कि ये जो वॉल्यूम है इस पर चार्ज कितना है, कितना चार्ज है, वॉल्यूम क्या है 4 पाई आर क्यूब पर, वॉल्यूम पर चार्ज है क्यू, एक वॉल्यूम पर चार्ज है क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। क्या इसे ही आप कहते हैं रो, इसे ही हम लोग रो कहते हैं क्या, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला है, Q इन डिवाइडेड बाई द वॉल्यूम, तो मेरे पास क्या आएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, रो। अब ये जो छोटे वाला क्वेश्चन, ये जो आपने क्वेश्चन सरफेस बनाया है, अगर मैं पूछ लूं कि इसके वॉल्यूम पर कितना होगा, 4 पाई/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम पर चार्ज कितना होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, जिसको हम लोगों ने रो नाम भी दिया है, को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब से, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। यहाँ पर 4/3 पाई एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाइए आप अभी के लिए, Q/Q आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है,
ये किसकी वैल्यू है, ये आपने किसकी वैल्यू निकाली है, ये आपने वैल्यू निकाली है क्यू इन। किसके लिए है ये क्यू इन, ये क्यू इन है आपका जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज है, यही तो चार्ज है। तो जब आप यहाँ पर सिंपल करेंगे डी फाई, जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वी नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डी ए कोस थीटा, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो डी फाई इज इक्वल्स टू ई, यूनिफॉर्म रहने वाला है सब जगह, डी ए कोस थीटा की वैल्यू आएगी 0, तो डी फाई, यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या आएगी ई ए, और डी ए यानी कि ये जो छोटा आपने एरिया काटा है यहाँ पर, इसका जब आप पूरा कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो गॉसियन सरफेस का जो एरिया है वो आ जाएगा, जो क्या है 4πr², जैसे कि हम करते आ रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू गॉसियन सरफेस, सॉरी अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होगा, फाई इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। मेरे पास क्या वैल्यू आई है क्यू इन की, क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। अगर ये 1 और ये 2 मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करता हूं तो ई की ई इधर आएगा, चलो पूरा लिख देता हूँ 4πr² क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ई 1/, ये यहाँ पे देखिए r² कट जाएगा, आर क्यूब का 1 बचेगा, ठीक, 4πε0 क्यू आर बाई कैपिटल आर। क्या ये बात समझ में आई, यहाँ तक कोई परेशानी हो, सिंपल कैलकुलेशन है। आप 1/, यहाँ पे आप 1/4, 1/4πε0 की जगह पे सेम आप k लिख सकते हैं, k क्यू बाई, ठीक। अगर आपको वैल्यू रो में ही देनी हो, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको वैल्यू रो में ही देनी है तो आपने जहाँ पे ये पूरी इक्वेशन लिखी है आप इसकी जगह पे रो लिख दीजिए। देखिए मैं आपको अगर समझाऊं कि यहाँ पर हम रो लिख सकते हैं ना, तो जो चार्ज क्यू इन होगा वो होगा रो इंटू 4/3 4πr²। बस आप क्यू इन की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, मैं दिखा देता हूँ, इसकी वैसे जरूरत आपको नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहोगे कि आपने पहला तो बताया रो की फॉर्म में, ये नहीं बता रहे हैं, तो ये तो मेरे पास सिंपल होगा E.4πr² क्यू इन। अब क्यू इन की वैल्यू क्या है रो, ये हमने सोल्व किया था 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर r² से r³ का ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, E की वैल्यू रो 4 से 4 कैंसिल, तो ये आपके पास बचा पाई से पाई कैंसिल, रो r डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको थर्ड केस भी रो की टर्म में लिखना हो तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। आपको कितना करना है आप, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं बिंदास, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, पूरे डेरिवेशन में समझने वाली बात सिर्फ ये है, उसके बाद तो आप लोग कर ही लेंगे, उसके बाद कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आपको परेशानी है, ठीक। तो आज हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा चैप्टर फर्स्ट की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। क्या क्या चीज हमने पढ़ी है, ग्राफ बनाने के लिए फर्स्ट केस में क्या था कि ई की वैल्यू क्या आई थी, k क्यू बाई r² में, कब, जब r बड़ा है, यानी कि गॉसियन सरफेस का रेडियस बड़ा है गिवन स्फीयर के रेडियस से। यहाँ पे हम लोगों का क्या पता लगा था कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²।
सेकंड में हमें क्या पता लगा था, सेम वही चीज के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां पर R इज इक्वल्स टू R। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और थर्ड केस में जो मुझको पता लगा था, वो मुझे क्या पता लगा है, वो पता है E इज इक्वल्स टू के क्यू आर बाई आर क्यूब, मतलब R is direct sorry E is directly proportional to radius of Gaussian surface, जहां पर R जो है वो छोटा है गिवन स्फीयर के रेडियस से। अगर मैं इनका ग्राफ ड्रॉ करूं कुछ इस तरह से, जहां पर हम लोग रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वाला पार्ट अगर मैं कहूँ कि जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है सॉरी वो छोटा है R से, ये वाला जो पॉइंट जहां R इक्वल्स टू R है, और ये वाला जो पॉइंट जहां पे गॉसियन सरफेस का रेडियस ज्यादा है, गॉसियन सरफेस के रेडियस से मेरा मतलब है R है वो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अगर वो जो दूरी है जिस दूरी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो ज्यादा है किससे, रेडियस ऑफ स्फीयर से। ये तीन ही केस है। तो पहले वाला जो केस है इसमें R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E के, मतलब जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। ठीक, और जब आप आ जाएंगे R इज इक्वल्स टू R पे, तो आपके पास जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। और फिर जैसे आप हर बार की तरह बनाते आ रहे हैं क्या, कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, और इन मतलब जैसे जैसे R बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। ठीक, तो ये आपके पास फाइनल ग्राफ। आज आपका चैप्टर फर्स्ट का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल पहले करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हम लोग एक एक करके करेंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम लोग भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए पूरे फिजिक्स के एक एक टॉपिक को अच्छे से आपको समझाते रहें।